आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, बायो सेवर्ट लॉ। तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लीजिए कोई तार है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उससे संबंधित क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और उसी के साथ में हम बायो सेवर्ट लॉ भी पढ़ेंगे। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट वेक्टर dl एट डिस्टेंस वेक्टर r एंड एलिमेंट कैरिंग करंट I इज। तो देखिए बायो सेवर्ट लॉ जो हमने पढ़ा है सीधा उसी को पूछ लिया है, उसी का फार्मूला है, सीधा सीधा आंसर है। अगर हमें फार्मूला याद है तो हम ये क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ वेक्टर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वेक्टर dl इंटू वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r क्यूब। जब यहाँ क्रॉस में r होगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, या इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, μ0 अपान 4 पाई। तो वेक्टर dB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I डी वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपान r क्यूब। ये सीधा सीधा बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला है और सीधा उसी फार्मूले को हमसे पूछ लिया गया, तो 30 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बायो सेवर्ट लॉ से संबंधित एक ही क्वेश्चन था, अब आगे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो एक सर्कुलर लूप है, यानी वृत्ताकार कोई लूप है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब इस वृत्ताकार लूप में मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के एलॉन्ग क्या स्थित होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन हमको हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पर, और वैसे 31 है इस चैप्टर का। कह रहा है स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I स्प्लिट इनटू 2 पार्ट एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब पहले ये सीधा था और इसमें I करंट फ्लो हो रही थी। अब इसको दो भाग में हम लोग स्प्लिट कर दिए हैं, यानी तोड़ दिए हैं। तो वृत्ताकार इसको पहले मोड़ा, फिर दो भाग में, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, इतना ये 90 डिग्री के इधर वाला एक भाग हो गया और ये इतना एक भाग हो गया। तो वही कह रहा है कि दो भाग में तोड़ दिए हैं, जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज r। जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस क्या है, r है। कह रहा है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर p एट द लूप इज। तो लूप के सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमको बताना है। तो ये भी सीधा फार्मूले पर आधारित है, जो फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है उनको हम सीधा करेंगे और जिसमें दिमाग लगाना है उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। तो जो फिगर बनाया गया है हमारा, तो उसमें जो I1 है उसके कारण कितनी है, देखिए इधर I1 है, इधर I2 है। यहाँ से I करंट जा रही है, दो भागों में टूट गई, इधर I1 गई, इधर I2 गई, और फिर ये मिल करके I1 I2 फिर I बन करके बाहर निकल गई। तो I1 के कारण, यानी ये इतने भाग के कारण 270 डिग्री के कारण पूरा देखिए जो वृत्ताकार वृत्त होता है, सर्किल होता है, उसका एंगल 360 डिग्री होता है। इतना 90 है तो इतना 360 माइनस 90 यानी
270 डिग्री होगा। तो इसको सीधा फार्मूले को रख करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 इक्वल टू μ0/2r I1 या μ0I1/2r इंटू θ1/2π। देखिए μ0/4π होता है, लेकिन 2π इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया है। इसके पीछे इस थीटा को रेडियन में बदलने का मकसद है, इस कारण से ऐसा किया जा रहा है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, अब I2 की बात करेंगे तो यहाँ θ1 है तो यहाँ θ2 हो जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पर देखिए इनटू द प्लेन कह रहा है और यहाँ पर I2 पे कह रहा है आउट ऑफ द प्लेन। मतलब ये इनटू द प्लेन का मतलब कागज के तल में, मान लीजिए कागज है, पेन खड़ा कर दें तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक्सिस के, और I2 के कारण बाहर की ओर है। अब कैसे है इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, हमने आपको बताया था कि कोई सर्कुलर लूप हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमको निकालना है तो देखिए ये I1 इस तरह है। अगर हम इस तरह से ऐसे चलेंगे या स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, पेंच इस कागज पर अंदर की ओर धंसेगा। अगर हम ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दक्षिणावर्ती घुमाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पेंच अंदर को धंसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के तल पे अंदर की ओर होगी। इसलिए I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर है या इनटू द प्लेन है। अब देखिए इसकी बात करें तो ये इस तरफ को जा रही है, तो I2 के कारण अगर हम ऐसे ऐसे स्क्रू को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर को निकलेगा और बाहर को निकलेगा, इसका मतलब इस प्लेन के बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन समझ में आ गया। अब फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि हमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। तो I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की ओर है और I2 करंट के कारण प्लेन के बाहर की ओर है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगी अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और बाहर की ओर बराबर होंगी। तो कैंसिल इसलिए करेंगी क्योंकि दोनों की दिशा अपोजिट है और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो जब उनको जोड़ते हैं तो अपोजिट की वजह से बीच में माइनस साइन आ जाता है और जुड़ने की बजाय वो चीज़ें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगर I1 और I2 बराबर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो सकती है थीटा से तुलना करने पर, क्योंकि थीटा को भी ध्यान देंगे। I1 I2 बराबर नहीं, मतलब थीटा के रेशियो में तुलनात्मक बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए I1/I2 इक्वल टू ρL2/A हो जाएगा। हमने फार्मूला पढ़ा था R इक्वल टू ρL/A, ये पढ़ा था। यहाँ पर रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, तो उसी से संबंधित अगर हम वृत्ताकार लूप में दो पार्ट जो हैं उनमें एक को L1 एक को L2 माने तो L इक्वल टू RA/ρ हो जाएगा, RA/ρ हो जाएगा इस प्रकार से। अब V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू I/V हो जाएगा, I/V। तो L इक्वल टू R की जगह
आई अपान वी इंटू ए अपान रो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो करंट है वो तो I1 I2 बच रही है, लेकिन लूप में जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा और विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ विशेष की प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती। यानी दोनों तार एक ही है, एक ही पदार्थ से बना है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम I की बात करें तो I इक्वल टू ये रो ऊपर चला जाएगा रो, और ये L हो जाएगा अपान ये A नीचे आ जाएगा, V तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इस तरह बन जाएगा। अब अगर दोनों तार अलग अलग होते तो एक ही हैं तो ये रो सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर I1 अपान I2 अगर लिखेंगे, I2 लिखेंगे, तो अब चूंकि ये उल्टा है तो ये I1 अपान I2 किया तो I2 ये नीचे रहेगा, तो ये कुल मिलाकर के रो L अपान A आया है, तो रो L2 अपान A इंटू ये उलट जाएगा I2 वाला A अपान रो L1 हो जाएगा। तो कुल मिला के I1 अपान I2 L2 अपान L1 के रेशियो में हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। इसको इस तरह समझिए, R इक्वल टू रो L अपान A, V इक्वल टू आई R, तो R इक्वल टू V अपान I, तो V अपान I लिख देंगे, रो L अपान A होगा। तो I देखिए उल्टा है, तो अगर I अपान V करेंगे तो ये A अपान रो L आ जाएगा। तो ये I1 में देखिए ये उल्टा है चूंकि, तो रो L2 ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, V तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो इस तरह से होगा और A अपान रो L1 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के रो कट जाएगा, A कट जाएगा, क्योंकि एक ही तार है तो उसका क्षेत्रफल समान है और विशिष्ट प्रतिरोध भी समान है। तो ये हो जाएगा L2 अपान L1। तो I1 अपान I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा L2 अपान L1 की जगह। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल है L2 वाले में, जिसमें I2 करंट जा रही है, तो 1/4 होगा। कोई वृत्त हो उसके 4 भाग बनाए जाएं तो ये एक भाग में 90 डिग्री का कोण होगा। इसका मतलब पूरे तार का ये चौथाई हिस्सा है, तो 1/4 कर दिया। पूरी परिधि 2πr होती है, सरकमफ्रेंस 2πr होती है, तो 2πr का चौथाई है, तो 1/4 इंटू 2πr कर दिया, और ये पूरा 3/4 बचा, तो 3/4 इंटू 2πr कर दिया। तो ये I1 अपान I2 आ गया 1/3, यानी I1 बराबर I2/3, यानी I2 बराबर 3I1। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये μ0 I1 अपान 2r θ1 अपान 2π माइनस μ0 I2 अपान 2r θ2/2π हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पहले में दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग घटा रहे हैं। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये घट जाएगा, तो μ0 I1 अपान 2r और ये 3π अपान 2 इंटू 2π हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए θ1 और θ2 हमको रखना है, तो θ1 हमारा 270 था और θ2 हमारा 90 डिग्री था। तो 270 डिग्री को अगर हम पाई में बदलें तो 3π/2 होगा। इसको करके आप लोग देख लीजिए। 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, अपान 2 करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और 9 तिया 27 270 डिग्री हुआ। तो पाई के रूप में हमें 270 डिग्री को लिखना है, तो इस तरह लिखा। इसी प्रकार ये 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे। अब इस सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसमें 0 होता है। तो 31 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 का ए विकल्प 0 मैग्नेटिक फील्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। कह रहा है एक लंबा तार है और उसमें स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, यानी डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं, वो फ्लो हो रही है। अब उसको बेंट मतलब मोड़ दिया गया है सर्कुलर लूप के फॉर्म में, वृत्ताकार लूप बना दिया गया और केवल एक ही टर्न है, ऐसा नहीं कि फंदेदार मोड़ दिया गया, केवल एक ही फंदा है। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। उस लूप के केंद्र पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू बी है। इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न। अब क्या करेंगे, पहले एक टर्न मोड़ा गया तो बी थी मैग्नेटिक फील्ड, अब n टर्न मोड़ दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड करा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ n टर्न विल बी। अब अगर n टर्न मोड़ दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी हमको बताना है। तो सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन लूप वाला फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है लेट एल बी द लेंथ ऑफ द वायर। हम यहाँ मानते हैं कि यदि जो वायर है, तार है, उसकी लंबाई अगर एल है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज। तो अगर तार की लंबाई एल है और उसका लूप बनाया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, B इक्वल टू μ0I/2r, ये फार्मूला होता है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो L है, चूंकि L लंबाई का तार है उसको वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया गया तो L बराबर 2πr हो जाएगा। वही जो लंबाई थी वही तो अब सरकमफ्रेंस यानी परिधि बन जाएगी जब वृत्ताकार लूप में उसको चेंज कर देंगे L लंबाई के तार को। तो L बराबर 2πr हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए R इक्वल टू L/2π हो जाएगा। तो R की जगह L रखा और 2π ऊपर चला जाएगा और 2π में 2 और ये 2 कट जाएगा तो केवल पाई बचेगा। तो आ गया B बराबर μ0πI/L। तो B डैश इक्वल टू μ0। अब देखिए ये B आ गया। अब B डैश में क्या कह रहा है कि उसी तार के हमने n फेरे कर दिए तो μ0 Ni/2r होगा। तो यहाँ पर μ0 Ni/2 और इस r की जगह L/2π जो था वो 2nπ हो जाएगा। n टर्न है इसलिए n आ जाएगा। या B डैश इक्वल टू μ0, अब ये ऊपर जाएगा तो n² हो जाएगा। तो B डैश बराबर μ0 n² तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना की जाए तो यहाँ पर B का ये पूरा वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा n² के अलावा μ0πI/L तो पूरा हट के B आ जाएगा। तो B डैश इक्वल टू n² इंटू B हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए, चूँकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो इतना सब गणित न लगा करके आपको समय बचाना है नीट के पेपर में। डायरेक्ट B डैश इक्वल टू n² B याद रखिए। तो 30 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नहीं 32 का, अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वायर कैरिंग करंट I हैज द शेप एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। तो कह रहा है कि एक वायर है, उसको इस तरह से शेप दी गई है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो ये तार इस प्रकार से है, इतने में ये वृत्ताकार हो गया है, बाकी ये ऐसे लंबाई में। कह रहा है लीनियर पार्ट ऑफ द वायर आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू x एक्सिस।
while semicircular portion of radius r is lying in yz plane। कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड प्लेन है, तो ये जो लीनियर तार है लंबाई वाला, ये बहुत ज़्यादा लंबा है, डॉट डॉट कर दिया गया है कि लंबाई बहुत ज़्यादा है, और एक्स एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल है। और जो ये वृत्ताकार लूप में है, इतना पार्ट वाई और जेड प्लेन में है, इसको ध्यान देना है, वाई और जेड प्लेन में, यानी एक्स के लंबवत है ये वाई और जेड, 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये हमको बताना है। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गिवन सिचुएशन इज शोन इन द फिगर, जो स्थिति है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। ये y है और ये z प्लेन है। कह रहा पैरेलल वायल 1 and 3 आर सेमी इनफाइनाइट, सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू देम। एक तार ये है, एक तार ये है। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस बनाया गया है और यहाँ पे डॉट बनाया गया है। फिगर को फिर से हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इससे करंट जा रही है, इससे करंट आ रही है, तो करंट अंदर जाती है या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होती है, तो हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीन चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है कि उसको क्रॉस और डॉट से दिखाया जाता है, और कैसे दिखाया जाता है ये भी लिखा है। तो करंट चूँकि अंदर की ओर जा रही है एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस सीधा हम पेन खड़ा करें तो हमारी तरफ है, और वाई जेड इस एक्स के लंबवत है। तो इसीलिए देखिए फिगर ऐसा बनाया गया है कि ये पेन खड़ा करेंगे तो ये क्रॉस है, क्योंकि अंदर की ओर करंट जा रही है, इस तार से बाहर की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ पर डॉट बनाया गया है। अब ये वृत्ताकार लूप है, तो इस वृत्ताकार लूप को यहाँ पर देखिए 1 पार्ट लिखा गया है। वृत्ताकार लूप यानी सर्कुलर लूप को जो सेमी सर्कुलर है यानी आधा सर्किल है, इसको 2 लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। तो आप देखिए कह रहा है पैरेलल वायल 1 and 3 आर सेमी इनफाइनाइट, यानी अनंत नहीं है लेकिन अनंत से आधे पर है। शो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू देम, तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इस I1 करंट के कारण जो अंदर की ओर है, वेक्टर B1 इक्वल टू, अब जो करंट लौट रही है वो बराबर है, इसलिए B1 और B2 परिमाण में बराबर होंगे, भले दिशा अलग हो। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर B1 बराबर होगा वेक्टर B3 के, और इसकी वैल्यू होगी -μ0I/4πr × k कैप। अब यहाँ पर देखिए बारीकी से बात को समझने का प्रयास करिए कि ये करंट फ्लो हो रही है। हमने आपको बताया था कि अगर सीधा तार है और उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो जिधर को करंट फ्लो हो रही है उधर को मुंह करके खड़े हो जाना है, और दाहिने हाथ पे क्रॉस होगा, बाएं हाथ पे डॉट होगा। तो देखिए इधर O पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर क्रॉस होगा। अब इधर देखिए, इधर को जब मुंह करके खड़े होंगे तो दाहिने हाथ पे क्रॉस होगा, बाएं हाथ पे डॉट होगा, यानी अंदर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की तरफ, नीचे की, क्योंकि ये जो तार है एक्स एक्सिस, यहाँ पर जब हम खड़ा करेंगे पेन तब ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई है, ये जेड है। तो अगर खड़ा पेन एक्स एक्सिस है तो ये क्रॉस नीचे को जाएगा, यानी डायरेक्शन जो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस प्रकार से होगी, इस तरह नीचे की ओर। अगर ये पेन खड़ा यहाँ पर कर दिया जाए तो बारीकी से समझिएगा। तो जेड जो है ये हमारा एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है, और चूंकि ये निगेटिव जेड एक्सिस में
मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की ओर जेड के, तो ये माइनस जेड एक्सिस होगा, यानी के की जगह माइनस के कैप होगा। इसीलिए देखिए जो हम यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगाया गया है, माइनस के कैप वेक्टर b1 और वेक्टर b3 दोनों में। तो इसको बारीकी से समझना। अब आगे देखे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। ये देखिए पैरेलल वायर की वजह से था, सीधे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अलग है, और वृत्ताकार लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अलग है। दोनों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क है, अर्धवृत्ताकार। पूरा वृत्ताकार होता तो μ0I/2r होता, लेकिन अर्धवृत्त है तो हाफ का गुणा करेंगे तो नीचे 4r हो जाएगा। तो वाई जेड प्लेन इज गिवन बाई वेक्टर b2 इक्वल टू माइनस μ0I/4r इंटू आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस और माइनस का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान दीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे ऐसे हम लोग चलेंगे वृत्ताकार पथ पर, यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू को घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो अंदर की ओर धंसता है, ध्यान दीजिए। तो हमारा बाहर की ओर तीर, यहाँ पे पेन खड़ा करें, तीर बाहर की ओर एक्स एक्सिस था, और ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस के अपोजिट हो गई। तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लिखते हैं और अपोजिट के लिए माइनस आई कैप लिखेंगे। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज गिवन बाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 प्लस वेक्टर b3, और वेक्टर के फॉर्म में निकाला है तो जोड़ेंगे। तो b1 और b3 तो एक ही है, तो माइनस μ0I/4πr इंटू के कैप, ये पूरा b1 और b3 हो गया। या वैसे लिख देते हैं b1 और b3 एक ही है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिख दी और यहाँ भी वही चीज़ लिख दी, और b2 की जगह ये लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आ गया माइनस μ0I/4πr ब्रैकेट में πi कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 33 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन करते हैं ये बड़ी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है। कह रहा है टू सेमी सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर आज लाइंग कनेक्टिवली विद दियर प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। कह रहा है दो सेमी सर्कुलर कॉइल है, यानी अर्धवृत्तीय है, पूरा वृत्त नहीं है, केवल आधा सर्किल है, और त्रिज्या आर है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। मतलब जैसे एक प्लेन ऐसे मोड़ दिया जाए और दूसरा 90 डिग्री पर ऐसे मोड़ दिया जाए। जैसे आधी किताब को मेज पे रख के आधा खोल दिया जाए, इस तरह से अर्धवृत्ताकार लूप में दो कॉइल हैं। कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन देम आर आई एंड 2i। करंट उसमें एक में आई बह रही है, दूसरे में 2i रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो कह रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, ये हमको बताना है। नेट रिजल्टेंट यानी परिणाम कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है। एक कॉइल ये है, इसमें आई करंट जा रही है। एक कॉइल ये है, इसमें 2i करंट जा रही है। एक की वजह से b1 मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी की वजह से b2 है। अब चूँकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे ऐसे किसी कॉइल को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज,
तो स्क्रू बाहर को खुलता है, तो इस वाले लूप की वजह से B2 बाहर की ओर है, यानी ऊपर की ओर है। अब इसमें देखिए, इस वाले में अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो B1 इधर को है, ये इधर को होना चाहिए था, थोड़ा सा त्रुटि है। जब हम इसको देखिए ऐसे ऐसे घुमाएंगे, या करंट मतलब ऐसे ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये B1 इधर को होना चाहिए था। ध्यान दीजिए, इधर को होना चाहिए था, इधर को बना दिया है, थोड़ा त्रुटि है। इसमें तो सही है कि ऐसे ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर को खुलोगे तो ये ऊपर को हो गया, ऐसे घुमाएंगे। इसमें गलत बनाया है, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो इधर को खुलेगा, तो ये B1 इधर को होना चाहिए। लेकिन मूल बात जो है वो ये है कि B1 और B2 दोनों 90 डिग्री पर एक दूसरे से होंगे। बस मोटी मोटी बात ये है, उसी आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे इधर को चाहे इधर को हो, बस दोनों B1 B2 90 डिग्री पे होंगी, ये बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू वर्टिकल लूप एट द सेंटर ओ इज, तो ये जो वर्टिकल लूप है जिसमें करंट आई जा रही है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 = μ0I/2R हो जाएगी। इसके कारण ये सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इट एक्ट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्षैतिज होगा। भले वो इधर को बना दिया, इधर को भी होता तब भी तो हॉरिजॉन्टल ही होता, यानी क्षैतिज होता, यानी पृथ्वी के तल के समांतर होता। अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लूप एट द सेंटर ओ इज, अब इस हॉरिजॉन्टल लूप के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर। B1 चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, लेकिन ऊर्ध्वाधर ही होगा, वर्टिकल ही होगा। तो ये वैल्यू इसमें लिख दिया, B2 = μ0 क्योंकि करंट 2I है तो I की जगह 2I रखा गया। इट एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके कारण तो वर्टिकली अपवर्ड ही होगा, क्योंकि खुलेगा तो ये ऊपर को जाएगा। ये क्लियर हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो गए। अब देखिए, अब B1 और B2 90 डिग्री पे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि B1 और B2 का रिजल्टेंट उनके विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, डायगोनल को प्रदर्शित करेगा। अतः as B1 and B2 are perpendicular to each other, therefore the resultant magnetic field induction at the center O is, तो B net = √B1² + B2², क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो गया √B1 क्या था, μ0I/2R, μ0I/2R का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर μ0 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो पूरा B नेट आ गया, μ0I/2R बाहर आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, यानी √5 μ0I/2R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर कहा गया है और यहाँ पर पूरे सर्किल के बारे में निकाला गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सेमी सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, और वहाँ पूरी सर्किल का निकाल लिया गया है। देखिए सेमी सर्कुलर नहीं, सिमिलर लिखा है, थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई, सिमिलर लिखा है, तो ये फिर ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, √5 μ0I/2R। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है, कह रहा है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन ए थिन रिंग ऑफ रेडियस R, एक पतला छल्ला है वायर का, उसमें बराबर मात्रा में चार्ज Q वितरित है हर जगह। कह रहा है द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी Hz, फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज। कह रहा है इस रिंग को उसकी एक्सिस के थ्रू, एक्सिस के अबाउट एक समान आवृत्ति से घुमाया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है।
कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। तो सेंटर ऑफ रिंग, इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी ये हमको निकालना है। तो सीधा फार्मूले पर आधारित है। तो देखिए द करंट फ्लोइंग इन द रिंग इज, अगर क्यू चार्ज सब जगह वितरित है और उसको घुमाया जा रहा है तो उसमें जो चार्ज है प्रति सेकंड उसकी स्थिति बदलेगी और I इक्वल टू क्यू इंटू एफ हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिए, I इक्वल टू क्यू इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। प्रति सेकंड चार्ज बदलेगा और प्रति सेकंड चार्ज का स्थान बदलना ही चार्ज का चलना है, तो वही करंट के बराबर हो जाएगा। तो द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, तो फार्मूला होता है रिंग के सेंटर के लिए B बराबर μ0I/2R। तो ये हो जाएगा μ0I की जगह Q इंटू एफ हो जाएगा QF/2R यूजिंग फर्स्ट, यानी इस इक्वेशन के वैल्यू यहाँ I की रखने पर। तो इस प्रकार से 35 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल I की जगह QF रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू IT, तो I इक्वल टू Q/T, तो Q इंटू 1/T आवर्तकाल एक तरह से। तो 1/T का उल्टा ही फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए Q इंटू N हो जाएगा, या Q इंटू N फ्रीक्वेंसी लिखें या F लिखें, तो I की जगह QF लिख सकते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब 36 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।